हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO IATF हम इसके स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसके 7 क्लॉज कवर कर दिए हैं। और जो 8th क्लॉज था ऑपरेशन, उसके हमने 3 सब क्लॉज कंप्लीट कर दिए हैं। हमने 3 सब क्लॉज पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लॉज 8.4 को कवर करेंगे कि 8.4 में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो देखेंगे हम। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और बाकी दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है और आपको ये पूरा स्टैंडर्ड शुरू से पढ़ना है, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लॉज 8.4 है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों, जो भी हमारा आउटसोर्स प्रोडक्ट होता है, बाहर से हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं या फिर हम कोई सर्विस लेते हैं, या फिर कोई मतलब कोई भी हम एक्सटर्नली चीज़ों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है। मान लो कोई ब्रेजिंग है या फिर कोई ड्रिलिंग हमारी कंपनी में ऑपरेशन नहीं हो सकता, हमारे पास उसके लिए मशीनें नहीं है। अगर हमें बाहर से ड्रिलिंग करवानी, कुछ और कोई और ऑपरेशन करवाना है, तो दोस्तों, वो जो बाहर से ऑपरेशन करवाएंगे तो उसको हम आउटसोर्स कहते हैं। किसी चीज़ को हम बाहर से करवाना, कोई ऑपरेशन, कोई सर्विस लेना, तो इस चीज़ को हम आउटसोर्स कहेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट भी हम छोटा मोटा ले रहे हैं हम बाहर से, तो उसको हम वो हमारा एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। और कोई हम सर्विस ले रहे हैं तो हमारी वो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड सर्विसेज में आ जाएगा, तो उसको हम आउटसोर्स भी कहते हैं। तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसमें दी गई हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों। क्लॉज 8.4.1 जो है वो है जनरल रिक्वायरमेंट। उसमें क्या है? ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर दैट एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कन्फर्म टू स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है जो भी एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस होंगे, प्रोडक्ट होंगे या फिर कोई सर्विसेज होंगी, वो जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी कस्टमर की या फिर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, उसकी कन्फर्मिटी को मीट करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है? अप्लाई स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंट्रोल्स टू एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वैन। दोस्तों, हमें कुछ जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट हैं कंट्रोल की, वो भी हमें एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे अप्लाई करनी है। और कब कब करनी है वो हम देख लेते हैं, कब कब हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू ऑर्गेनाइजेशंस ऑन प्रोडक्ट। अगर कम ऑर्गेनाइजेशन को किसी अपने खुद के प्रोडक्ट में उस बाहर से ली गई प्रोडक्ट या सर्विस का यूज़ करना है, तो उस टाइम पे हम एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट और सर्विसेज पे जो भी कंट्रोल अप्लाई होंगे वो हम अप्लाई कर सकते हैं और करने हैं। शैल रिक्वायरमेंट है, इसलिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को खुद को ना लेते हुए हम डायरेक्ट कस्टमर्स को वो सप्लाई करवा लेते हैं। जो भी हमारी बाहर से हम सर्विस लेंगे या प्रोडक्ट लेंगे कोई, तो हम सीधे कस्टमर को दे देते हैं और वो हमारे बीएफ पे होता है। तो उस केस में भी हमें जो भी कंट्रोल अप्लाई करने हैं वो इस रिक्वायरमेंट में दिया गया है। अ प्रोसेस और पार्ट ऑफ प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाई एक्सटर्नल प्रोवाइडर एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन बाई ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई प्रोसेस या पार्ट ऑफ प्रोसेस है जो कि हमारी एक्सटर्नल प्रोवाइडर प्रोवाइड करवा रहा है एज अ डिसीजन बाई एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन बाई ऑर्गेनाइजेशन, हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन के बेस पे, तो उसको वो भी प्रोसेस और फंक्शन जो भी होगा हमारा, उस पर भी हमें अब यही कंट्रोल अप्लाई करने हैं। स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स के जो कंट्रोल होंगे वो हमें अप्लाई करने हैं इसमें। कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूड है। क्लॉज 8.4.1 एस्टैब्लिश एंड अप्लाई क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन। हमें एस्टैब्लिश करने हैं और अप्लाई भी करने हैं इवोल्यूशन के क्राइटेरिया होंगे जो भी, या फिर सिलेक्शन के क्राइटेरिया होंगे। मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड प्रोसेसेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों, कोई भी हमारा एक्सटर्नल प्रोवाइडर है, कोई सप्लायर है, तो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें सर्विस दे रही है, कोई आउटसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है,
तो उसके लिए हमें उसके इवैल्यूएशन के लिए उसकी इवैल्यूएशन के लिए, उसके सिलेक्शन के लिए और उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए और उसके रिवैल्यूएशन के लिए हमें क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करने हैं और इसको अप्लाई भी करना है, ताकि हम उसकी जो हमारा जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसकी हम एबिलिटी को इवैल्यूएट कर पाएँ। रिटन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ इवैल्यूएशंस, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। तो दोस्तों हमें डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड एक्सटर्नल प्रोवाइडर के पे जो हम कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को भी हमें रिटर्न करना है, मेंटेन करना है, ताकि हम उसको आगे एविडेंस के रूप में, एविडेंस के फॉर्म में हम दिखा सकें किसी भी पार्टी को। क्लॉज 8.4.1.1 जनरल रिक्वायरमेंट है, सप्लीमेंटल या IETF की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जैसा कि ब्लू टेक्स्ट में लिखा है इसलिए। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इंक्लूड ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट अफेक्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों जो भी हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकती है इन अ गुड और इन अ बैड वे, तो वो सारी हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंक्लूड करना है इसमें। उसमें क्या क्या आ जाएंगे, सब असेंबली भी आ जाएगी, सीक्वेंसिंग आ जाएगी, सॉर्टिंग आ जाएगी, रीवर्क एंड कैलिब्रेशन सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज आ जाएंगी। उसमें क्लॉज 8.4.1.2 सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस, ये IETF की रिक्वायरमेंट है। इसमें देख लेते हैं क्या है। टू हैव अ डॉक्यूमेंटेड इन प्रोसेस विच शैल इंक्लूड। तो दोस्तों ये कह रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होनी चाहिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स के सप्लाई सिलेक्शन से रिलेटेड या फिर एक्सटर्नल प्रोवाइडर से रिलेटेड जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पे। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। selected suppliers risk to product conformity and uninterrupted supply of organization product to their customers। तो दोस्तों जो सप्लायर्स जो सिलेक्टेड सप्लायर होगा, जो भी हम सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे या फिर एक्सटर्नल प्रोवाइडर को हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसकी जो रिस्क होंगी प्रोडक्ट की कंफर्मिटी पे और उसकी हमें ये भी देखना है कि वो जो सप्लाई वो देगा, प्रोडक्ट देगा, सर्विस देगा, जो भी देगा, उसकी जो सप्लाई देगा वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हमें इंक्लूड करना है जब हम डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को बनाएंगे। रेलिवेंट क्वालिटी एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस, ये भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दिस ऑल्सो शुड बी इंक्लूडेड। मल्टी डिसिप्लिनरी डिसीजन मेकिंग, ये भी हमारा उसमें इंक्लूड होना चाहिए जब हम डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बनाएंगे, अप्लाई करेंगे और मेंटेन करेंगे उसको। असेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी होंगी उसकी असेसमेंट को भी हमें इंक्लूड करना है इसमें। उसके बाद अदर सप्लाई सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये दोस्तों अगली साइड में ये कंटिन्यूड है जो क्लॉज 8.4.1.2 है, सप्लाई सिलेक्शन प्रोसेस। उसमें क्या है, अदर सप्लाई सिलेक्शन क्राइटेरिया शुड बी कंसिडर्ड। दोस्तों ये कुछ और सिलेक्शन सप्लायर के सिलेक्शन के क्राइटेरिया हैं जो हमें कंसिडर करने हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है नॉट मैंडेटरी, ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि करने ही करने, लेकिन हाँ हम कर सकते हैं, उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसमें क्या क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑटोमोबाइल बिजनेस, तो जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन से हम आउटसोर्स कर रहे हैं, जो भी हमारा एक्सटर्नल प्रोवाइडर है, उसका वॉल्यूम कितना है, कितनी कैपेसिटी में वो सप्लाई करता है अपने कस्टमर्स को मटेरियल, कितना बड़ा प्लांट है, तो ये सब हमें देखना है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है उसकी, वो हमें उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हमें कंटिन्यू मेटल सप्लाई कर पाए। उसको अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती भी है तो फिर भी वो हमारा जो मटेरियल होगा तो उसको कंटिन्यू सप्लाई कर पाए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। परचेज प्रोडक्ट, हम जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो हमें कंटिन्यू दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। और मटेरियल्स और सर्विस कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे हमें पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजी रिक्वायर होगी उसको भी कंसिडर करना है। एडिकेसी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके पास, तो उसके पास पूरे हैं या नहीं है, मतलब जितने उसको उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से है या नहीं है।
जितने मतलब नेसेसरी होने चाहिए वो है या नहीं है, तो ये भी हमें कंसिडर करना है। उसके बाद डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं उसकी, वो भी हमें इंक्लूड करनी है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स प्रोसेस एंड कस्टमर सर्विस, ये सारे 200 पॉइंट हमें कंसिडर कर सकते हैं हम, लेकिन ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। उस पर क्लॉज 8.4.1.3 जो है हमारा कस्टमर डायरेक्टेड सोर्सेज है। हमें दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर होता है, सप्लायर होता है, या फिर आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ से हम आउटसोर्स करते हैं, तो वो हम अगर हमारे कस्टमर ने बताया कि हमें वहीं से वो चीज़ आउटसोर्स करनी है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, किसी और पर्टिकुलर फर्म से, तो हमें उसको भी कंसिडर करना है, उसको भी हमें फोकस रखना है कि हमारा अगर कस्टमर डायरेक्ट कर रहा है कि हमें वहाँ से लेना है, तो हमें उसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसमें वही कहा गया है। So clause 8.4.2 type and extent of controls to be applied on external providers take into consideration। दोस्तों क्लॉज 8.4.2 है जो, वो हमारा जो कंट्रोल हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर पे, उसका क्या टाइप होगा, उसके क्या क्या लिमिटेशंस होंगी, क्या किस किस हद तक क्या क्या किस किस हद तक वो हम उस पर कंट्रोल अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। इस रिक्वायरमेंट, इस क्लॉज में हमारी वो रिक्वायरमेंट बताई गई है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है इसमें। डिटरमाइन द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स टू बी अप्लाइड ऑन एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। तो दोस्तों हमें टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल डिटरमाइन करने हैं, जो भी हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स पे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या कंसिडर करके चलना है कि पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन द एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली मीट कस्टमर एंड एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों ये कह रहा है कि हमें जो भी हम एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट और सर्विसेज लेंगे या फिर प्रोसेस जो भी हम आउटसोर्स करेंगे, तो उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा जब हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन अ गुड और बैड वे, मतलब अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, क्या क्या रिस्क हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो हमें वो सारी पोटेंशियल इम्पैक्ट को कंसिडर करके चलना है, ताकि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम उसको फुलफिल कर सकें। परसीव्ड इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल प्रोवाइडर। दोस्तों जो भी एक्सटर्नल प्रोवाइडर होगा वो इफेक्टिव कंट्रोल्स अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो भी हमें कंसिडर करके चलना है जब हम अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर पे कंट्रोल लगाएंगे कोई। एस्टैब्लिश एंड इम्प्लीमेंट द इंस्पेक्शन और अदर एक्टिविटीज फॉर ensuring that processes, products and services do not adversely affect ability to consistently deliver conforming products to customers। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि हमें इंस्पेक्शन और अदर एक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी है और इम्प्लीमेंट करनी है उसको, ताकि हम इंश्योर कर सकें जो भी हम प्रोसेस या प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर से ले रहे हैं वो बुरी तरह उसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े जब हम अपने प्रोडक्ट की कंफर्मिटी को इंश्योर करते हैं तब। उसके बाद दोस्तों प्रोसेसेस आउटसोर्स टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स रिमेन इन स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों जो भी हम प्रोसेस को आउटसोर्स कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर से, तो वो हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के स्कोप में होना चाहिए। कंसिडर बोथ ए एंड बी अबव कंट्रोल्स एंड डिफाइन अदर कंट्रोल्स ऑन प्रोडक्ट आउटपुट। दोस्तों हमें जो ऊपर जो कंट्रोल है उसके जो पॉइंट हैं ए एंड बी, उसको और अदर कंट्रोल्स को डिफाइन करना है प्रोडक्ट के आउटपुट पे। क्लॉज 8.4.2.1 टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल सप्लीमेंटल, दिस इज IETF रिक्वायरमेंट। इसमें देख लेते क्या है दोस्तों।
हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस टू आइडेंटिफाई आउटसोर्स्ड processes and type of controls used to verify conformity of provided products, processes and services to organization and customer requirements. तो दोस्तों हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो हमें एस्टेब्लिश करनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तो ताकि हम आउटसोर्स्ड प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम आइडेंटिफाई कर सकें। उस पर जो टाइप ऑफ कंट्रोल हमें जो लगाने हैं कंट्रोल के टाइप, वो उसको हम वेरीफाई कर सकें, ताकि हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कन्फर्मिटी को मीट कर सकें। include criteria and actions to escalate or reduce the type of extent of control based on supplier performance and assessment of product materials and services। दोस्तों एक हमें क्राइटेरिया और एक्शंस को भी इंक्लूड करना है, ताकि हम टाइप ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल को हम रिड्यूस कर सकें सप्लायर की परफॉर्मेंस के बेस पे। उसके बाद दोस्तों क्लॉज 8.4.2.2 स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या है दोस्तों, डॉक्यूमेंट अ प्रोसेस टू एंश्योर ऑल परचेज प्रोडक्ट प्रोसेसेस एंड सर्विसेज यूज्ड इन प्रोडक्ट कंप्लाई विद। तो दोस्तों हमें प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना है इसमें, ताकि हम एंश्योर कर सकें जो हम परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट या प्रोसेस को या फिर सर्विसेज को फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोवाइडर, वो प्रोडक्ट में जो हमारा हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, वो स्टैट्यूटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये हमें इंश्योर करना है, और उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट प्रोसेस को बनाना है। इफ कस्टमर डिफाइंस स्पेशल कंट्रोल्स फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, अगर हमारा कस्टमर स्पेशल कंट्रोल को डिफाइन करता है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो ऑर्गेनाइजेशन को हमें इंश्योर करना है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको इंश्योर करना है कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है, और वो उसकी कंप्लाइंस है, मतलब कंप्लाई जो प्रोडक्ट हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा। क्लॉज 8.4.2.3 सप्लायर क्यूएमएस डेवलपमेंट। दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा सप्लायर है उसका हमें अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो उसको हमें डेवलप करवाना है, तो यही इसमें रिक्वायरमेंट बताई गई है। ऑल सप्लायर्स मस्ट बी लेटेस्ट ISO 9000 सर्टिफाइड। जो भी हमारे सप्लायर होंगे वो सारे लेटेस्ट ISO का जो स्टैंडर्ड है 9001 2015 से सर्टिफाइड होने चाहिए बाई सर्टिफिकेशन थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बॉडी। तो जो भी सर्टिफिकेशन बॉडी होगी थर्ड पार्टी, उसके द्वारा हमारी जो सप्लायर है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। और उसके बाद डेवलप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अल्टीमेटली कंप्लाइंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस ऑटोमोटिव QMS। और दोस्तों उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को हमें डेवलप करना है, जो कि हमारा ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड जो हमारा IATF 16949 उससे हमारा कंप्लाई करे। नोट में देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है, द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सप्लायर फॉर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन सप्लायर्स क्वालिटी परफॉर्मेंस। तो जो हम सप्लायर जो भी सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो उसकी प्रायोरिटी हम किस बेस पे रखेंगे, हम किसको प्रेफरेंस पहले देंगे, तो जो हमें ये देखना है कि जो सप्लायर हमारा उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्वालिटी परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, और उसका जो हमारी जो प्रोडक्ट हम या फिर सर्विस ले रहे हैं तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बेस पे हमें प्रायोरिटी देनी है सप्लायर सिलेक्शन पे। इन QMS डेवलपमेंट फॉलो द सीक्वेंस एज गिवन बिलो। तो दोस्तों जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम उसका अपने सप्लायर का डेवलप करवाएंगे तो हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो ऐसे रहेगा। तो सबसे पहले तो वो ISO 9001 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए थ्रू सेकंड पार्टी ऑडिट्स के द्वारा। उसके बाद सर्टिफिकेशन टू ISO 9001 थ्रू थर्ड पार्टी ऑडिट्स। तो दोस्तों इसमें पहले में लिखा है कि ISO 9001 कंप्लायंस विद मतलब कंप्लायंस टू ISO 9001 थ्रू सेकंड पार्टी ऑडिट्स, और उसके बाद लिखा है कंप्लायंस टू ISO 9001 थ्रू थर्ड पार्टी ऑडिट्स।
तो दोस्तों सेकंड पार्टी ऑडिट्स और थर्ड पार्टी ऑडिट्स में क्या फ़र्क है? तो दोस्तों सेकंड पार्टी ऑडिट जो होता है हमारा, वो होता है जब हमारा कोई कस्टमर है, तो वो एक कस्टमर अपने सप्लायर पे जो ऑडिट करता है, तो सप्लायर के ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑडिट करता है उसको हम सेकंड पार्टी ऑडिट कहते हैं। और जो एक सर्टिफिकेशन बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल ISO की होगी या फिर IATF की होगी, कोई सर्टिफिकेशन बॉडी होती है, तो वो जब ऑडिट करती है तो उसको हम थर्ड पार्टी ऑडिट्स कहते हैं। वो सर्टिफिकेशन 2, तो दोस्तों ये सारी जो हमारी सेकंड पार्टी जब ऑडिट करेगी तो उसके ऑडिट से ISO 9001 की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी उसके हिसाब से भी ISO 9001 की रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहिए, उससे सर्टिफाइड होना चाहिए। इसको सर्टिफिकेशन टू ISO 9001 विद कंप्लायंस टू कस्टमर डिफाइंड। अगर कस्टमर की कोई डिफाइंड QMS की रिक्वायरमेंट्स है तो उससे भी हमारा जो सप्लायर होगा, जो हम जिसका हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करवा रहे हैं, उससे भी हमें उसको ISO 9001 की रिक्वायरमेंट से सर्टिफाइड करवाना है। उसके बाद सर्टिफिकेशन टू ISO 9001 विद कंप्लायंस टू IATF 16949। उसके बाद दोस्तों ISO 9001 और IATF 16949 की जो भी सेकंड पार्टी ऑडिट होगा उसके थ्रू भी हमारी सर्टिफिकेशन उसकी प्रोवाइड करवानी है। और उसके बाद सर्टिफिकेशन टू IATF 16949 थ्रू थर्ड पार्टी ऑडिट्स के द्वारा भी। तो ये इन सब की सर्टिफिकेशन हमारा जो हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे उसके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्लॉज 8.4.2.3.1 ऑटोमोटिव प्रोडक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। दोस्तों जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होगा, तो उससे रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं दोस्तों। क्लॉज 8.4.2.3.1 में आ जाती है हमारी। उसमें क्या कह रहा है? सप्लायर्स ऑफ ऑटोमोटिव प्रोडक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन अ प्रोसेस फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड हमें एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस एस्टेब्लिश करनी है, ताकि हम सॉफ्टवेयर जो भी हम जिससे भी हम किसी थर्ड पार्टी से या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से, कोई एक्सटर्नल प्रोवाइडर है, उससे हम सर्विस ले रहे हैं प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उसकी कंप्लायंस को भी हम मीट कर सकें। यूटिलाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट असेसमेंट मेथोडोलॉजी। तो दोस्तों एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट असेसमेंट मेथोडोलॉजी को हमें यूटिलाइज करना है, ताकि हम इस प्रोसेस को हम एसेस कर सकें, उसको टाइम टू टाइम हम वेरीफाई कर सकें। जो सप्लायर टू रिटेन डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों जो हमारा सप्लायर होगा उसके पास भी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो क्लॉज 8.4.2.4 हैवर्ड सप्लायर मॉनिटरिंग के बारे में बताता है दोस्तों, क्लॉज 8.4.2.4। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है देख लेते हैं। हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस एंड क्राइटेरिया टू इवेल्युएट सप्लायर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों हमारे सप्लायर की परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करने के लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होनी चाहिए और एक क्राइटेरिया होना चाहिए उसको इवेल्यूट करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस को। तो उसके बाद मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर्स प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों हमें मॉनिटर करनी है जो भी हमारा सप्लायर होगा, जो हमें प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा रहा है और या फिर सर्विस को प्रोवाइड करवा रहा है, फिर किसी प्रोसेस को प्रोवाइड करवा रहा है। कैसे करेंगे? हम यूज करेंगे यूजिंग डिलीवर्ड पार्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस। जो हमारी पार्ट का जो हमारा जो सप्लायर पार्ट दे रहा है उसकी जो पार्ट की क्वालिटी है उसकी परफॉर्मेंस। उसके बाद कस्टमर डिसरप्शन एट रिसीविंग प्लांट इंक्लूडिंग यार्ड होल्ड्स एंड स्टॉप शिप्स। उसके बाद डिलीवरी शेड्यूल परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ अकरेंसेज एंड प्रीमियम फ्राइट। तो दोस्तों इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करके हमें जो सप्लायर हम होगा हमारा उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। इफ़ प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर्स फॉलोइंग शैल ऑल्सो भी इंक्लूडेड एज अप्रोप्रिएट। अगर हमारा कस्टमर कुछ और प्रोवाइड करवाता है तो ये जो नीचे रिक्वायरमेंट दी गई है वो भी हमें इंक्लूड करनी ही करनी है। तो उसमें क्या है? स्पेशल स्टेटस, कस्टमर नोटिफिकेशन रिलेटेड टू क्वालिटी और डिलीवरी इशू
डीलर रिटर्न्स, वारंटी, फील्ड एक्शंस एंड रिकॉल्स, ये सारे पॉइंट भी हमें इंक्लूड करना है। अगर हमारा कस्टमर डायरेक्ट करता है, हमारा कस्टमर बताता है कि आपके सप्लायर के ये आपके सप्लायर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए ये रिक्वायरमेंट भी आपको मॉनिटर करनी पड़ेंगी। जैसे क्लॉज 8.4.2.4.1 सेकंड पार्टी ऑडिट्स, इसमें दोस्तों क्या है, इंक्लूड अ सेकंड पार्टी ऑडिट प्रोसेस इन सप्लायर मैनेजमेंट अप्रोच। तो दोस्तों एक सेकंड पार्टी ऑडिट प्रोसेस को हमें इंक्लूड करना है इसमें, जब हम सप्लायर को मॉनिटर करेंगे, सप्लायर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे तब। उसके बाद सेकंड पार्टी ऑडिट्स में बी यूज्ड फॉर, सेकंड पार्टी जो ऑडिट होंगे वो कब कब हमारे काम आ सकते हैं, उसकी जो सप्लायर की रिस्क असेसमेंट होगी उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके बाद सप्लायर मॉनिटरिंग के लिए, सप्लायर को मॉनिटर करने के लिए, सप्लायर की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको डेवलप करवाने के लिए, प्रोडक्ट के ऑडिट्स के लिए, प्रोसेस के ऑडिट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे सेकंड पार्टी ऑडिट्स हमारे काम आ सकते हैं। डिसाइड नीड, टाइप, फ्रिक्वेंसी एंड स्कोप ऑफ सेकंड पार्टी ऑडिट्स। तो दोस्तों जो हमें क्यों ज़रूरत है सेकंड पार्टी ऑडिट करने की और उसका क्या टाइप होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी हमें कितने टाइम पे हमें करना है, उसके बाद स्कोप उसका सेकंड पार्टी ऑडिट्स का ये हमें डिसाइड करना है। किस बेस पे करना है हमें ये डिसाइड, वो हमारा डिसाइड करना है रिस्क एनालिसिस इंक्लूडिंग प्रोडक्ट सेफ्टी और लीगल रिक्वायरमेंट्स के बेस पे, परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर, जो हमारे सप्लायर की परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन लेवल इसके बेस पे, उसके बाद ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच, गोल ऑफ आईटीएफ बी कंसिडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट। उसके बाद दोस्तों जो ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच होगी तो उसका जो और मतलब ये जो हमारा गोल है हमारा आईटीएफ का ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच, ये भी हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिट के दौरान हमें कंसिडर करना है। उसमें मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ सेकंड पार्टी ऑडिट्स, जो हमारे सेकंड पार्टी ऑडिट्स होंगे उसके रिकॉर्ड्स को हमें मेंटेन करना है। उसके बाद क्लॉज 8.4.2.5, तो दोस्तों क्लॉज 8.4.2.5 सप्लाई डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी वो देख लेते हैं। डिटरमाइन प्रायोरिटी, टाइप, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ रिक्वायर्ड सप्लाई डेवलपमेंट एक्शंस फॉर एक्टिव सप्लायर्स। दोस्तों हमें हमारी क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या क्या टाइप रहेंगे, क्या क्या एक्सटेंट, टाइमिंग ऑफ रिक्वायर्ड सप्लाई के डेवलपमेंट एक्शंस, तो इन सब चीज़ों को भी हमें देखना है और इन सब चीज़ों को कंसिडर करके चलना है जब हम सप्लायर की डेवलपमेंट करेंगे तो और उसके बाद डिटर्मिनेशन इनपुट्स टू इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू। दोस्तों जो हमारे इनपुट होंगे डिटरमाइन करने के लिए उसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, वो हो गया हमारे परफॉर्मेंस इशूज आइडेंटिफाइड थ्रू सप्लायर मॉनिटरिंग, जब हम सप्लायर को मॉनिटर करेंगे तो उसके परफॉर्मेंस इशू जो भी होंगे उसको हमें कंसिडर करके चलना है। वो हमें इनपुट के दौरान हमें इनपुट की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पार्टी ऑडिट की जो फाइंडिंग होगी उसको हम डिटरमाइन करने के लिए हम इनपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी क्यूएमएस सर्टिफिकेशन स्टेटस, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिस्क एनालिसिस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट एक्शंस नेसेसरी टू रिजॉल्व ओपन परफॉर्मेंस, तो दोस्तों अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को रिजॉल्व करने के लिए हमें एक्शंस भी इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद परस्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, और निरंतर सुधार के लिए हमें जो भी हमारे पास हमारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं उसको हमें परस्यू करना है, उसके ऊपर हमें काम करना है। उसके बाद क्लॉज 8.4.3 है दोस्तों, ये कह रहा है इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। दोस्तों हमें जो हमारा एक्सटर्नल प्रोवाइडर होगा उसको हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। कम्युनिकेट टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉलोइंग, तो हमें क्या क्या कम्युनिकेट करना है अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को, वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड और प्रोसेस टू बी परफॉर्म्ड, दोस्तों जो भी हम प्रोडक्ट या फिर सर्विस या फिर कोई प्रोसेस जो भी है वो एक्सटर्नल प्रोवाइडर परफॉर्म करनी है उसको, तो उसके बारे में हमें उसको कम्युनिकेट करना है, उसको बताना है, इसको इन्फॉर्म करना है। उसके बाद अप्रूवल और रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मेथड्स, प्रोसेस और इक्विपमेंट। तो दोस्तों हम जब हमारा सप्लायर है वो जब भी प्रोडक्ट और को रिलीज़ करेगा तो उसका जो अप्रूवल होगा
वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बताएगी उसको कि उसको कब प्रोडक्ट देना है, कब और उससे जो भी इक्विपमेंट होंगे, किस इक्विपमेंट और प्रोसेस, किस किस प्रोसेस के थ्रू क्या क्या मेथड होंगे वो प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसका अप्रूवल देगी। और इस मैसेज को हमारा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करेगी और सप्लायर को। उसके बाद कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सनल इंक्लूडिंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन, तो जो भी सप्लायर होगा हमारा उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होगी, उसके जो पर्सनल होंगे, उसके जो एम्प्लॉय होंगे उनकी क्या क्या कॉम्पिटेंसी रहनी चाहिए, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट करना है। उसके बाद देयर इंटरेक्शन विद ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन होगी जो हमारी, उसके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से क्या क्या ऐसे कैसे इंटरेक्शन है, तो उसको कम्युनिकेट करना है। उसके बाद कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स परफॉर्मेंस, जो हमारा एक्सटर्नल प्रोवाइडर होगा उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस होगी, कैसे कैसे क्या क्या कंट्रोल लगा रहे हैं, तो उसको भी हमें जो हमारा एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उस पर क्या क्या कंट्रोल लगाने हैं, कैसे कैसे हाँ आप उसको उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, तो वो भी आप उसको एक्सटर्नल प्रोवाइडर को कम्युनिकेट कर सकते हैं और करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर इंटेंट्स टू परफॉर्म एट एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स प्रीमिसेस, तो दोस्तों जो वेरिफिकेशन एक्टिविटी होंगी, जो हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी और हमारा जो कस्टमर होगा वो परफॉर्म कर सकता है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के खुद की जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जाके। जैसे कई बार क्या होता है, हम दोस्तों हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मटेरियल की रिलीज से पहले उसकी जो सप्लायर जब हमारा जो मटेरियल डिलीवर करने वाला है उससे पहले इंस्पेक्शन करने जाता है, तो हमारा इसी रिक्वायरमेंट को बताएगा उसकी वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या एक्टिविटी होंगी, तो वो भी हमें सप्लायर को कम्युनिकेट करनी है। एंश्योर द एडिकेसी ऑफ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स प्रायर टू देयर कम्युनिकेशन टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर, दोस्तों हमें पहले तो पता खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या उसकी मतलब क्या क्या उसको मैसेज कम्युनिकेट करने, क्या क्या किस किस तरह से कोई क्या क्या मेथड होंगे हमारी किसी भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के, तो उसके और क्या क्या हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमें उसको कम्युनिकेट करनी है उसकी वो पूरी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हमें सारे उसकी एडिकेसी को हमें इंश्योर करना है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर सप्लीमेंटल है 8.4.3.1, ये हमें हमारी IATF की रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या लिखा है, पास डाउन ऑल एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स टू सप्लायर्स। दोस्तों जो भी हमारी एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी जिसमें हमारी स्पेशल प्रोडक्ट की या फिर प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सप्लायर के लिए, तो उसको हमें पास डाउन करना, उसको मतलब उस इंफॉर्मेशन को हमें बताना है सप्लायर को, और एंश्योर दैट दीज रिक्वायरमेंट्स आर these requirements are passed down to in the external provider in supply। जब वो हमारा एक्सटर्नल प्रोवाइडर सप्लाई करेगा मटेरियल को तो उस दौरान वो रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल हों। दोस्तों हमारे क्लॉज 8.4 था, तो आज की वीडियो में बस हमारा क्लॉज 8.4 ही हम कवर कर पाएंगे, तो ताकि ये वीडियो लंबी ना हो और आपको ईजिली चीज़ें समझ आती रहें, तो इसलिए हम इस वीडियो को सिर्फ क्लॉज 8.4 तक ही कवर करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम क्लॉज 8.5 को कवर करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई दिक्कत लग रही कि समझाने में प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो मैं आगे उस चीज़ को सुधार कर सकूं। तो दोस्तों अभी के लिए अलविदा देता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।